दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर अपने किसान भाई बहनों को नेकी और पूछ पूछ। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है सूकर विकास योजना। फसलों की बेहतर कटाई के लिए बहुत उपयोगी है नवीन हसिया। फ्रेंच बीन में फली छेदक की रोकथाम के लिए करें नीम निर्मित कीटनाशी का प्रयोग। अब समाचार विस्तार से। झारखंड पशुपालन विभाग द्वारा समाज की बेसहारा विधवा महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विधवा सम्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 4 ब्लैक बंगाल बकरी और 1 बकरा 100% अनुदान पर दिया जाता है। झारखंड पशुपालन विभाग की ओर से सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए सूकर विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक को 50% अनुदान पर 2 नर सूकर और TND नस्ल की 4 मादा सूकरी दिए जाते हैं। फ्रेंच बीन में लगने वाले फली छेदक कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का व्यवहार करना चाहिए। सब्जी फसल फ्रेंच बीन में फली छेदक कीट के शिशु यानी पिल्लू हरे फलियों में छेद करके उनके दानों को खा जाते हैं। आक्रमण की तीव्रता अधिक होने पर उपज में भारी कमी आ जाती है। फ्रेंच बीन फसल को इस कीट से बचाने के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का व्यवहार करना चाहिए। जो किसान मसाला फसलों की खेती करना चाह रहे हैं वो सौंफ के लिए राजेंद्र सौरभ, अजवाइन के लिए राजेंद्र मोनी और धनिया के लिए पथ हरितम लगाएं। ये झारखंड के मौसम और मिट्टी के अनुकूल भी हैं और इसकी उपज क्षमता बहुत अच्छी है। किसी किसान भाई ने अगर मसाला फसल लगा रखी है तो इस वक्त ध्यान देने की बात है कि काफ़ी तेज़ हवा चलती है। तो हवा चलने से क्या है कि आपका पौधा गिर सकता है। तो पौधा ना गिरे तो अपने खेत के चारों तरफ बांस की बल्लियाँ लगा लें और उसको रस्सी से चारों तरफ से बांध लें और हर लाइन में ऐसे भी और ऐसे भी करके कर लें ताकि एक स्क्वायर के अंदर उनका पौधा आ जाए और पौधा हवा चलने के बावजूद भी ना गिरे। दूसरा है कि उन्नत प्रभेद जो है सौंफ में हमारा राजेंद्र सौरभ है और राजेंद्र मोनी है अजवाइन में, और धनिया में पंथ हरितमा है। ये सब उन्नत प्रभेद हैं। तो उन्नत प्रभेद अच्छी किस्म ही लगाएं किसान भाई। नवीन हसिया आधुनिक तरीके से बनाया गया दांतेदार हसिया है जो गेहूं, धान, चना, जौ सहित घास काटने के काम में आता है। इससे पारंपरिक हसुआ की तुलना में 28% मजदूरी की बचत और 27% संचालन खर्च में कमी आती है। नवीन हसिया की खासियत है उसकी बनावट। इसका कटाई करने वाला दांतेदार हिस्सा हत्था यानी हैंडल से नीचे होता है। इस वजह से कटाई करते वक्त किसान का हाथ जमीन से नहीं सटता है। इसके हैंडल पे पकड़ मजबूत और आरामदायक होती है जिससे किसानों को फसल काटते वक्त कम मेहनत लगता है। नवीन हसिया की कार्य क्षमता 50 से 60 डिसमिल प्रतिदिन है। एक किसान की सफलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो ढेर सारा अनाज या सब्जी उपजाता है, बल्कि उसकी खेती की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये उससे भी बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, ऐसे ही खेती के विकास में सकारात्मक सहयोग देने वाले सफल किसान हैं राजेश्वर महतो, जो ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत चकला गांव के रहने वाले हैं। अन्य किसान जहां मुख्य फसलों की खेती कर रहे हैं, वहीं ये सभी किसानों के हित के लिए सब्जी फसल आलू का बीज उत्पादन कर रहे हैं। हमरा हमेशा फसल चक्र को अपनाते हैं और फसल चक्र के माध्यम से ही हम खेती करते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कोबी लगा हुआ है। कोबी में मैं विभिन्न तरह का फसल लगाऊंगा। कोबी में अभी अदरक लगेगा और अदरक में ही करेला लगेगा और एक ड्रिप लाइन में जो है करेला रहेगा तो एक ड्रिप लाइन में शिमला मिर्च रहेगा। इस तरह से अदरक और शिमला मिर्च और करेला अल्टरनेट करके वो लगेगा। मेरा इन साल का प्लानिंग है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.3 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.4 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2150 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2550 रुपये, गेहूँ 1550 रुपये से 1650 रुपये, चना 4800 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6700 रुपये से 6950 रुपये, दाल मसूर 4450 रुपये से 4550 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 10,000 रुपये से 10,050 रुपये, चीनी 3250 रुपये से 3350 रुपये, आलू 600 रुपये से 650 रुपये और प्याज 1150 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने बहुत सारी जानकारियाँ ली, मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ियों के बारे में, है ना? बिल्कुल। अब आपका पिटारा खोला जाए, जानकारी का पिटारा। हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि भाई कारू दादा अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा, खबर भिजवाई है कि बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको कह दिए हैं कि तालाब के किनारे शीशो पेड़ के नीचे हम और झुमकी बहन आपका इंतजार कर रहे हैं। कारू भाई आप आ जाइए। चलिए, कारू भाई किसी काम में व्यस्त हो गए हैं। जी, बिल्कुल। अपने किसान भाई बहनों को हम जानकारी दिलवाते हैं। सब्जियों का मूल्यवर्धन के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर VK मेहता जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण से तात्पर्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि फल एवं सब्जी जो है हाईली पेरिसेबल होता है, तुरंत खराब होने लगता है। इसको हम ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सालों भर हर लोगों को मिलता रहे, यही इसका तात्पर्य। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सालों भर मिलता रहे, तो इसके लिए रख रखाव की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सब्जी और फल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। जहाँ तक सब्जी का सवाल है और फल का सवाल है, दोनों में हमारा स्थान पूरे विश्व में दूसरा है। और देखिए, इसमें होता क्या है कि इसके लिए हमारे किसान बहुत अच्छी ढंग से खेती करते हैं। जैसे शुरू में वो इसके लिए खेतों की अच्छी से तैयारी करते हैं। जनरली वो कल्टीवेटर से या आजकल रोटावेटर आ गया, उससे अच्छी तरह से खेतों की मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। फिर वो उसमें जो है प्रभेद का चयन करते हैं। किसान हमारे आजकल बहुत होशियार हो गए हैं। अच्छा सा प्रभेद हमसे सलाह, कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर के या कोई भी अच्छा संस्थान सलाह लेकर के अच्छा सा प्रभेद को लाते हैं, फिर उसको खेतों में लगाते हैं। और फिर वो उसका अच्छी तरह से जो भी बाज़ार में केमिकल है हमसे सलाह लेकर के उसका बीजों को फसल पर ही वो उसका उपचार करते हैं। फिर जा करके उसका बिचड़ा गिराते हैं, फिर उसका वो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। बहुत मेहनत के साथ उसको खेतों में ट्रांसप्लांटिंग के बाद उसका निकोनी करते हैं। निकोनी के ढेर सारे हमारे यहाँ वीडर उपलब्ध हैं, हाथ से वीडिंग करने के लिए उसका प्रयोग करके वो अच्छा फसल लेते हैं। इसके बाद जो मुख्य समस्या उसमें आती है उसका प्रबंधन का है। प्रबंधन का इसलिए है कि अगर हम उसका देखिए खाद्यान्न फसल से तुलना करें, खाद्यान्न फसल में क्या होता है कि नमी बड़ा कम होता है। अगर धान को आप छोड़ दें तो 15-16% उसमें नमी पाया जाता है। उससे उसका रखरखाव आसान होता है। उसको लोग जनरली किसान धूप में सुखा करके और अच्छी तरह से जो है नीम के पत्ती के साथ में कहें या खैनी के डंटल के साथ में कहें या फिर सिंगवार के पत्तों के साथ कहें या अंत में वो सल्फास का भी प्रयोग करते हैं, इसके साथ को अच्छी तरह से रखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका जब हम तुराई करते हैं तो इसको हम बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। तो इसमें होता ये है, अगर खाद्यान्न की फसल को देखें और ये सारा फल सब्जी को देखें तो कुल मिला करके करीब इसका जो है 70% का ह्रास हो जाता है। करीब 12% लॉस खाद्यान्न फसल में होता है और करीब 40% ह्रास इसमें होता है। कुल मिलाकर इसका मॉनेटरी लॉस देखें अगर भारतवर्ष में तो 55,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जो है ह्रास हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, और ह्रास का मुख्य कारण है इसमें से नमी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब 60% से लेकर के 99% तक जो है फल और सब्जी में नमी रहता है, जिसके चलते ये सारा ह्रास होता है।
तो इसके लिए हम लोग प्रबंधन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग तुराई को जस्ट उपरांत उसका सबसे पहले सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद फिर उसका हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब हो गया उसका छँटाई करते हैं, उसके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, उसके डेंसिटी के हिसाब से, और छांटने के बाद फिर उसका हम लोग उसका ग्रेडिंग कर लेते हैं। जो अच्छा क्वालिटी का होगा एक जगह, दूसरे क्वालिटी का अलग जगह पर रख करके तब फिर उसको हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग मतलब उसका कटाई करते हैं, कोई शेप देते हैं उसका, या 5 mm थिकनेस का या 10 mm थिकनेस का देने के बाद तब हम यहाँ पर अब सोचते हैं उसका जो है प्रसंस्करण कितने दिनों के लिए करना है, प्रिजर्वेशन कितने दिनों के लिए करना है। यहाँ पर अगर हम जो है तुरंत उसको चाहते हैं खपत कर दें तो उसके लिए सबसे पहले उसका तो हम केचप बना लेते हैं, या फिर जैम बना लेते हैं, या जेली बना लेते हैं। इस तरह से उसका हम यहाँ पे कर लेते हैं। या नहीं तो फिर उसका फिर अलग तरीका ये है कि अगर हमको करीब 1 सप्ताह तक ले कहीं ट्रांसपोर्टेशन से कहीं ले जाना पड़ता है, फिर उसके लिए उसका हम वहाँ पर रासायनिक प्रिजर्वेशन करते हैं, या फिर वहाँ पर उसका हम गामा रे प्रवाहित करते हैं। वहाँ पर गामा रे का बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अगर थोड़ा डोज उसका देते हैं तो उसको हम करीब 20 से 25 दिन तक उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। या फिर उसको हम स्लाइस्ड को जो है सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखते हैं और इस तरह से उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको सालों भर रखना है, मान लिया जाए इस सब्जी या फल को, ताकि उसको उत्पाद किसानों को सालों भर मिलता रहे मार्केट में, तो फिर इसके लिए हम या तो उसका अचार बना लेते हैं, अचार को हम सालों भर रख सकते हैं, या नहीं फिर तो उसको हम ड्राई करते हैं। ड्राई का मतलब है कि या तो उसको सूरज में हम सुखा सकते हैं, लेकिन सूरज में सुखाने से क्या है कि उसका क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है। कभी हवा के चलते या पानी के चलते जो है उसमें क्वालिटी नहीं रह पाता है। तो फिर क्या करते हैं हम कि हमारे किसान अगर चाहें जहां इसका बहुतायत मात्रा में होता है, अगर वो समूह बना लें, समूह बना करके वो या तो ड्रायर खरीद लें, या फिर बैंक से या उद्योग विभाग जहाँ से उनको लोन मिल सकता है लोन ले लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो बड़े पैमाने पर वो उसको सुखा सकते हैं। सुखाने के लिए ड्रायर बहुत तरह के आते हैं, जैसे पहला है फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी उसका है एकदम जो फ्रेश जैसा हम लेते हैं शुरू में, या हमारा टमाटर हो, खीरा हो, जो चीज़ें हैं वो सूखने के बाद भी जो है उसका कलर, टेस्ट, अपीयरेंस तीनों उसका पहले ही जैसा रहता है, और इसका मार्केट वैल्यू भी उसको मिलता है। दूसरा है कि हम वैक्यूम ड्राइंग कर सकते हैं उसका, या फिर उसका हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग कर सकते हैं, फिर उसका हम ट्रे ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन आज एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, जस्ट फ्रीज ड्राइंग के जस्ट बाद वो है ऑस्मो कन्वेक्टिव ड्राइंग। ऑस्मोटिक ड्राइंग क्या होता है कि अगर हमारा सब्जी है तो उसको हम नमक के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और रूम टेम्परेचर जितना है मोटा मोटी 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको अगर गर्म करते हैं तो जनरली किसी भी सब्जी का 50% तक मॉइस्चर जो है बाहर आ जाता है। फिर उसको हम ट्रे ड्राइंग में ले आते हैं। लेकिन अगर हमारा फल होता है तो उसमें नमक की जगह पर उसको हम उसमें शुगर के सॉल्यूशन में उसको रखते हैं, और फिर रूम टेम्परेचर पर उसको जो है हम गर्म करते हैं करीब आधा घंटा के लिए। तो इस केस में भी जो है 50% पानी उसका बाहर आ जाता है, फिर उसको हम ट्रे ड्राइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर है फिर बाकी जो उसमें मॉइस्चर बचा है, जब ट्रे ड्राइंग हो जाएंगे तो वहाँ कंट्रोल्ड होता है, टेम्परेचर कंट्रोल और एयर वेलोसिटी दोनों वहाँ कंट्रोल होता है। उसके हिसाब से उसमें हम रखते हैं, उसमें डालते हैं उसमें उसको, और जो है उसके मॉइस्चर कंटेंट जो 99% मॉइस्चर कंटेंट था उसको वो अबाउट 6% के आसपास ले आता है, और हमारा ये प्रोडक्ट सूख जाता है। सूखने के बाद क्या करते हैं इसको हम कि फिर इसका हम मिक्सर ग्राइंडर में हो या किसी भी ब्रेक ग्राइंडर में ले जा करके इसको हम पाउडर उसका बना लेते हैं। फिर उस पाउडर से अगर हम चाहें, फिर यहाँ पर वैल्यू एडिशन की बात आती है, या तो हम सूप बना करके उसको मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, सूप नहीं तो फिर उसका हम नगेट्स बड़ी बना लेते हैं पाउडर से, फिर हम उसका पापड़ बना सकते हैं, आटा के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। जैसा हम समझें वैसा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साहब आपने तो बताया सब्जियों के बारे में, अब बात आती है फल। तो पका हुआ फल को किस तरह से प्रबंधन करेंगे? देखिए, पका हुआ फल में क्या है कि मुख्य रूप से इसमें गूदे की बात आती है। उस गूदा को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसका हम या तो जैम बनावें या जेली बनावें, यही दो प्रक्रिया से उसको हम जो है प्रिजर्व करके लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा, नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हाँ किसान भाइयों, तो भाई बहुत अच्छी जानकारी दिलवाई झुमकी बहन आपने हमारे किसान भाइयों को कि सब्जियों का मूल्यवर्धन कैसे किया जा सकता है और मूल्यवर्धन करने से हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ होता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कारू दादा तक खबर भिजवाई थी या नहीं? और देखिए कारू दादा चला लाया, बुलाया और हम चले आए। जोहार जोहार। देखिए बात ऐसा है कि आपने जब हमको खबर भेजा तो मैं अपना सारा काम निपटा रहा था। तो आज अपना जो सुकर पाले है ना, आज हम वहाँ काम कर रहे थे। तो साथ साथ में लगा कि जब आप बुलाए तो व्यर्थ तो बुलाएंगे नहीं, तो एगो सवाल हम लेते चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गर्मी का मौसम आ रहा है, इस गर्मी के मौसम में हम अपने सुअर का जो खान पान होगा उसमें कैसे उसको देखभाल करें, कैसे उसको रख रखाव करें, थोड़ा इसके बारे में समझाइए तो। एकदम सही, यही चीज हम भी पूछ रहे थे भाई। क्या कि हम तो उस दिन आपको बोला, हाँ सुकर हम भी पाले हैं और बहुत सारा किसान भाई भी पाले हैं और हम भी यही सोच ही रहे थे। हम तो जानकारी लेके आ गए हैं, तो हम सोचे कि किसान भाई को भी जानकारी देना। अब हमरा देखा देखिए आप भी सुकर पालिए लिए जाने ना, बहुत फायदा वाला चीज है। इस बार लॉस ना हो, घाटा ना हो, उसको गर्मी में ठीक से देखभाल करेंगे तब ना। हाँ हाँ, तो चलिए हम किसान भाइयों को जानकारी दिलवा देते हैं। जानकारी कौन दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। डॉक्टर साहब, हमसे जानना चाहते हैं कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, जैसे कहीं आ ही चुका है, तो इस समय जो है हमारे जो है सुकरों को किस तरह की खान पान पे ध्यान देनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी दें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं जो कि सुकर पालन कर रहे हैं, कि सुकर पालन में मुख्य जो खर्च होता है वो खान पान पे ही खर्च होता है। और खान पान का प्रबंधन जो किसान सही ढंग से कर लेता है उसकी आमदनी जो है काफ़ी बढ़ जाती है, 2 गुनी 4 गुनी आमदनी बढ़ सकती है। तो खान पान का प्रबंधन के बारे में हमारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन अभी का जो सवाल है कि किस तरह से गर्मी का मौसम, अभी गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है, तो अभी से किसान भाइयों को सचेत होना चाहिए कि हमारे खान पान में किस तरह से बदलाव करें कि उसमें जो उत्पादन क्षमता और जो प्रोडक्शन क्षमता है वो उसकी में कमी नहीं हो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सूकर जो होते हैं एक ऐसा जानवर है जो गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसमें जो है कि थर्मो रेगुलेशन का जो क्षमता होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें सबकुटेनियस फैट, चमड़े के नीचे जो फैट की चर्बी होती है, लेयर होते हैं, इसके कारण वो तेज़ी से जो है वो
शरीर को ठंडा नहीं कर पाता है, पसीना जो चलता है, स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं, तो इस कारण से गर्मी में उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और हीट स्ट्रेस जो होता है गर्मी के कारण उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन गर्मी का जैसे ही मौसम आता है उसमें देखा जाता है कि लगभग 10% तक फीड इंटेक जो है वो कम हो जाता है, वो खाना कम कर देगी। जब स्ट्रेस में एनिमल आता है तो वो खाना ऑटोमेटिक कम कर देता है। तो इसमें हम कर सकते हैं कि हमारे किसान भाई जो तैयारी कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं, एक न्यूट्रिशनल, एक नॉन न्यूट्रिशनल। मतलब एक खान पान में करके, एक बिना खान पान में। बिना खान पान में कहने का मतलब है उनको सही वातावरण दें, उसमें पानी से छिड़काव करें, या फिर बैलोइंग टैंक बनाए जहाँ पे जो सूकर ज़्यादा गर्मी हो तो उस टैंक में जा कर के अपने शरीर को ठंडा करें। सुबह शाम उसको नहलाने की व्यवस्था करें, पानी का छिड़काव करें, और जो है कि उसमें रहने का जो आवास होता है वो उसको ठंडा रखें। क्रॉस वेंटिलेशन हो, दरवाज़ा और खिड़की में हवा का आदान प्रदान हो जिससे ठंडी हवा आए और जो कमरे का वातावरण है वो ठंडा रहे। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बाहर उनको ना निकालें, खास करके चराने के लिए या खिलाने के लिए जब बाहर निकालते हैं, बाहर धूप से उसका कांटेक्ट जो है वो कम करें। तो ये सब चीज़ हो गया कि नॉन न्यूट्रिशनल अप्रोच हो गया कि किस तरह से हम लोग बिना खान पान में कुछ बदलाव किए हुए किस तरह से उसको सही वातावरण दे सकते हैं। और अगर सही वातावरण मिलेगा, एनिमल स्ट्रेस में नहीं आएगा, तो फिर उसमें जो है उत्पादन क्षमता में वो कमी नहीं आएगी। दूसरा चीज़ कहने का है कि किस तरह से न्यूट्रिशनल अप्रोच, कि खाने में किस तरह से हम बदलाव करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे किसान भाई खास बदलाव नहीं करते हैं, जो दे रहे हैं बस दे रहे हैं, वो मौसम के अनुसार से वो नहीं चेंज करते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो खाना जो सूकरों को देते हैं उसमें से कोशिश करना चाहिए कि वो पानी में भिंगा करके दें, खास करके गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में तो पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, और अगर सूखा चारा देते हैं तो उसमें और पानी का जो है वो डिमांड अधिक हो जाता है, बार बार पानी पिएगा, बार बार खाना खाएगा, इससे जो है टोटल फीड इंटेक जो है जितना खाना चाहिए वो नहीं खा पाएगा और वो कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम लोग दाना मिश्रण दे रहे हैं उसको पानी में भिगो करके फुला करके दें, ताकि जो है वो उसको अच्छी तरह से खा सके। और दूसरी चीज़ है कि देखा जाता है कि इसमें 10% तक जो है वो खाना जो है वो कम खाते हैं गर्मियों के मौसम में खास करके। तो इस समय एक और बदलाव करने की ज़रूरत होती है कि कम खाना, जैसे 90% हम खाना दे रहे हैं, 90% खाना दे रहे हैं सूकर को, तो ये कोशिश करना चाहिए कि 90% खाना में ही सारा उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का मतलब है कि उसको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारा 90% में ही हम लोग उसको पूरा कर दें। तो इसमें ये देखना होता है कि जो है जो दाना देते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा विटामिन मिला दें, एक्स्ट्रा मिनरल्स मिला दें, एक्स्ट्रा प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीनियस होना चाहिए। और गर्मी का मौसम में ऐसा देखा जाता है कि एनर्जी डाइट आप अधिक दें। प्रोटीन अगर अधिक दे रहे हैं तो उसको कम करके एनर्जी डाइट आप अधिक दें। एनर्जी में जैसे कि एनर्जी का जो भी सोर्स है वो दे सकते हैं, इसमें मकई अगर दे रहे हैं, मकई का दर्रा तो वो अधिक मिला सकते हैं, या फिर आप फैट दे सकते हैं, जैसे कि उसका वो चर्बी दे सकते हैं, या वेजिटेबल ऑयल जो है उसमें ऐड कर सकते हैं उसके फीड में। जब एनर्जी डाइट हम अधिक देंगे तो उसमें जो है उसके प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारे जो किसान भाई हैं फाइबर अधिक देते हैं, जैसे चराते हैं अधिक, घास अधिक देते हैं, या फिर जो है चोकर देते हैं वो अधिक देते हैं। तो गर्मियों के मौसम में ये फाइबर जो है वो कम कर दें और फाइबर के जगह पे एनर्जी डाइट थोड़ा अधिक कर दें, क्योंकि फाइबर का जो मेटाबॉलिज्म में थोड़ा प्रॉब्लम होता है गर्मियों के मौसम में, और फाइबर जो अधिक देते हैं वो फाइबर की मात्रा को कम करके एनर्जी का जो पोर्शन है वो उसमें ज़्यादा इंक्लूड करें। तो इसमें से जो है कि वो कम दाना खा करके भी अगर 10% लॉस भी होता है उसमें फीड इनटेक, तब भी जो है उसमें जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। बहुत सारे किसान भाई जो रांची आसपास जो रहते हैं हमारे टाउन में, वो देखा जाता है कि वो बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि होटल वेस्टेज देते हैं या राइस फर्मेंटेड वेस्टेज देते हैं। तो उनमें भी ये मैं कहना चाहूँगा कि उसको उन लोगों को तो ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि रात का जो वेस्टेज है वो दिन में खिलाते हैं, दिन का है वो शाम में खिलाते हैं। तो इस तरह से ठंड के मौसम में तो है कि उसमें ज़्यादा जो है कि वो ख़राब होने की संभावना नहीं होती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में उनको सतर्क रहना है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट देते हैं वो फ्रेश हो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय होता है तो उसमें जो है कि उसमें ख़राब होने की संभावना होती है। जो होटल वेस्टेज है वो उसमें फर्मेंट हो सकता है, या फिर उसमें बैक्टीरियल एक्शन ज़्यादा होता है, फंगल ग्रोथ हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए ये कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश जो है
होटल वेस्टेज हो या फिर हड़िया फर्मेंटेड राइस फर्मेंटेड वेस्टेज हो, फ्रेश मात्रा में अगर उनको दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब यानी कि विशेषज्ञ ने हमें कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर गर्मी के मौसम में अगर हम सुकरों की उचित देखभाल करें, उनकी खान पान सही रखें, तो हमें अच्छी से अच्छी जो है डॉक्टर साहब हमें उत्पादन भी मिल सकती है, अच्छी व्यवस्था भी हो सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह भाई, एकदम बहुत आसान है देखभाल करना। दोनों खुश आप लोग हैं ना? हाँ, एकदम खुश कह नहीं रहेंगे, हमारे किसान भाई भी बहुत खुश हैं। बिल्कुल। अरे हम लोग जानकारियाँ दिलवाते हैं खुशी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब जानकारी का पिटारा हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी की टिक टिक फिर से शुरू हो गई है। तो जाते जाते हम अपना पता आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। खत लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।